तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने सच में भारत में हमारे खाने पीने के तरीके को ही बदल दिया है। ज़ोमैटो, जो अब इटर्नल है, वो अब सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं रहा। बिल्कुल, ये अब 4 अलग-अलग बिजनेस का एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बन गया है। और एक निवेशक के तौर पर हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये जटिलता लॉन्ग टर्म में मजबूत रिटर्न देगी? आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, ज़ोमैटो से इटर्नल में बदलना सिर्फ एक रीब्रांडिंग नहीं है। ये उनकी एम्बिशन को दिखाता है कि वो फूड डिलीवरी से बहुत आगे जाना चाहते हैं। सही कहा, लेकिन महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, पर एक निवेशक के तौर पर हमें ये देखना होता है कि क्या ये सिर्फ पैसा जलाने वाली एम्बिशंस है या सच में वैल्यू क्रिएट करेंगी। क्या ये विस्तार मूल्य पैदा करेगा या शेयर होल्डर का पैसा जलाएगा? यही हमें आज पता लगाना है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे परत दर परत देखेंगे। सबसे पहले ये ज़ोमैटो से इटर्नल बनने की कहानी क्या है, फिर हम इसके 4 इंजन्स को डाइसेक्ट करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, प्रॉफिटेबिलिटी, पैसा बन भी रहा है या नहीं। हम मैनेजमेंट के दावों को भी परखेंगे और आखिर में बुल वर्सेस बेयर केस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, ज़ोमैटो से इटर्नल। आखिर ये विजन है क्या? तो देखिए, इटर्नल का विजन इन 4 पिलर्स पर खड़ा है। एक तो है ज़ोमैटो और हाइपर प्योर, मतलब कोर फूड बिजनेस। फिर आता है ब्लिंकिट, जो कि इंस्टेंट कॉमर्स का गेम चेंजर है। तीसरा डिस्ट्रिक्ट, जो गोइंग आउट एक्सपीरियंस पर फोकस कर रहा है। और चौथा फीडिंग इंडिया, जो इनका सोशल मिशन है। अब देखिए, हर एक का गोल बहुत बड़ा है और हर एक का बिजनेस मॉडल और प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता एकदम अलग। यही बात इसे एक दिलचस्प लेकिन साथ ही एक बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट केस बनाती है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये चारों बिजनेस मिलकर एक ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें सिनर्जी है, जहां एक बिजनेस दूसरे को मदद करता है, या फिर ये बस एक कॉम्प्लेक्स कैश खाने वाली मशीन है जिसे चलाने के लिए लगातार पैसा झोंकना पड़ेगा? चलिए अब नंबर्स देखते हैं और पता लगाते हैं। ओके, तो अब जरा इन 4 इंजनों को करीब से देखते हैं। हर एक सेगमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। और देखिए, पहला ही नंबर काफी चौंकाने वाला है। नेट ऑर्डर वैल्यू, मतलब जो टोटल पैसा कस्टमर्स खर्च कर रहे हैं, उसमें अब 52% हिस्सा क्विक कॉमर्स यानी ब्लिंकिट का है। जरा सोचिए, जो बिजनेस इन्होंने कुछ साल पहले ही अक्वायर किया था, वो आज इनके ओरिजिनल फूड डिलीवरी बिजनेस से भी बड़ा हो गया है। ये कंपनी के डीएनए में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल शिफ्ट है। और ये बदलाव आपको कंसोलिडेटेड नतीजों में साफ दिखेगा। Q3 FY26 में एडजस्टेड रेवेन्यू में लगभग 190.5% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और ये साफ है कि ये ग्रोथ पुराने फूड डिलीवरी बिजनेस से नहीं, बल्कि ब्लिंकिट जैसे नए सेगमेंट से आ रही है। ठीक है, तो बात करते हैं इस ग्रोथ के सबसे बड़े ड्राइवर की, ब्लिंकिट। ऐसा लग रहा है कि अब कंपनी का भविष्य इसी क्विक कॉमर्स सेगमेंट पर टिका है। ब्लिंकिट के नंबर्स तो देखिए, बिल्कुल एक्सप्लोसिव हैं। नेट ऑर्डर वैल्यू में 120% से भी ज्यादा की ग्रोथ। पर असली खबर ये है, Q3 FY26 में ये 4 करोड़ के एडजस्टेड ईबिटा प्रॉफिट में आ गया है। अब एडजस्टेड ईबिटा को आसान भाषा में समझें तो मतलब ये है कि ऑपरेशनल लेवल पर बिजनेस अब पैसा बना रहा है, जला नहीं रहा। किसी भी हाई ग्रोथ बिजनेस के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। चलिए अब उस बिजनेस पर आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, फूड डिलीवरी। जो कभी अपनी कैश बर्निंग के लिए बदनाम था, वो अब कंपनी की असली कैश काउ बन चुका है। बिल्कुल, फूड डिलीवरी अब एक मैच्योर, स्टेबल इंजन है। Q3 FY26 में इसकी ग्रोथ करीब 16.6% पर है, जो ठीक ठाक है, लेकिन इसका एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन वो 5.4% पर है, जो काफी सॉलिड है। मतलब ये सेगमेंट अब पैसा कमाकर ब्लिंकिट जैसे दूसरे सेगमेंट्स की ग्रोथ को फंड कर रहा है। ओके, अब जरा 2 छोटे लेकिन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स पर नजर डालते हैं, हाइपर प्योर और गोइंग आउट। ये बड़े इकोसिस्टम में कैसे फिट होते हैं? इन दोनों की कहानी बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ है हाइपर प्योर, जो रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करता है। ये अब 1 करोड़ के एडजस्टेड ईबिटा के साथ प्रॉफिटेबल हो गया है, भले ही छोटा प्रॉफिट है। दूसरी तरफ है गोइंग आउट सेगमेंट। ये तेजी से बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी भी 121 करोड़ के भारी घाटे में है। तो साफ है, हाइपर प्योर का फोकस मार्जिन पर है, जबकि गोइंग आउट अभी भी ग्रोथ के लिए पैसा खर्च कर रहा है। तो ग्रोथ तो है, ये तो साफ है। पर एक निवेशक का सबसे जरूरी सवाल यही होता है, ग्रोथ एट व्हाट कॉस्ट? मतलब ये ग्रोथ किस कीमत पर आ रही है?
क्या हर ऑर्डर पर पैसा बन रहा है? चलिए, इस प्रॉफिटेबिलिटी की पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, एक एनालिस्ट के तौर पर हमारा पहला सवाल हमेशा यूनिट इकोनॉमिक्स पर होता है। मतलब पर ऑर्डर इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऑर्डर पर कितना कमाते हैं, कितना गवाते हैं? लेकिन जब मैनेजमेंट से Q4 FY22 में ये सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि वे प्रतिस्पर्धी कारणों से नहीं बता सकते। अब सच कहूं तो एक निवेशक के लिए ये एक रेड फ्लैग है। पारदर्शिता की कमी अक्सर खराब इकोनॉमिक्स को छिपाने का एक तरीका होती है। हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने ये चार्ट रिलीज किया जिसे कुछ अंदाजा लगता है। देखिए, FY22 से FY23 के बीच कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो बढ़ा, कमीशन और एडवर्टाइजिंग से पैसा आया, लेकिन ध्यान से देखिए, जो कस्टमर से डिलीवरी चार्ज लेते थे उसे इन्होंने कम कर दिया। तो ये प्रॉफिट पर एक तरह का ब्रेक लगाने जैसा था। और ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। मैनेजमेंट ने खुद Q2 FY26 के लेटर में बताया कि ज़ोमैटो गोल्ड प्रोग्राम के लिए फ्री डिलीवरी की लिमिट को 199 रुपए से घटाकर सीधा 99 रुपए कर दिया। मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स लाना, भले ही पर ऑर्डर मार्जिन थोड़ा कम हो जाए। ये एक क्लासिक वॉल्यूम वर्सेस मार्जिन का ट्रेड ऑफ है और ये दिखाता है कि कंपनी की प्रायोरिटी अभी भी ग्रोथ ही है। ठीक है, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, मैनेजमेंट का प्लेबुक। किसी भी इन्वेस्टमेंट में मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी सबसे जरूरी होती है। क्या वो जो कहते हैं वो करते भी हैं? चलिए, उनके दावों को हकीकत से मिलाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। 2022 के आसपास डिलीवरी पार्टनर्स की कमी को लेकर काफी चिंता थी। तब मैनेजमेंट ने Q4 FY22 के लेटर में माना था कि हाँ, कुछ बड़े शहरों में थोड़ी दिक्कत है और हमने कुछ डिलीवरी पार्टनर्स खोए भी हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म डेटा देखते हैं तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। देखिए, Q3 FY26 तक डिलीवरी पार्टनर्स की संख्या लगातार बढ़ी है। Q4 FY22 में जो नंबर 316,000 था वो अब 567,000 हो चुका है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट का वो कमेंट शायद एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के लिए था। लॉन्ग टर्म में प्लेटफॉर्म इतना मजबूत है कि वो पार्टनर्स को अट्रैक्ट और रिटेन कर पा रहा है। ये मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी के लिए एक अच्छा पॉइंट है। तो अब तक हमने जो भी एनालिसिस किया है उसके आधार पर चलिए दोनों साइड्स को देखते हैं। बुल केस क्या है और बेयर केस क्या है? ठीक है, तो बुल केस ये है कि इटर्नल अब एक डोमिनेंट प्लेटफॉर्म है जिसके पास 4 सिनर्जी वाले इंजन्स हैं। क्विक कॉमर्स ग्रोथ का एक जबरदस्त नया ड्राइवर है और फूड डिलीवरी एक कैश काव है जो इसे फंड कर रही है। साथ ही बैलेंस शीट भी काफी मजबूत है। और बेयर केस वो ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यूनिट इकोनॉमिक्स अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है जैसा हमने देखा, और सबसे बड़ा रिस्क है एग्जीक्यूशन का। 4 अलग अलग बिजनेस को एक साथ मैनेज करना कोई मजाक नहीं है। एक भी गलत कैपिटल एलोकेशन का फैसला वैल्यू डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इन सब बातों के बाद एक निवेशक के तौर पर हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर हम इसे समराइज करें तो बिजनेस की क्वालिटी अच्छी है, नेटवर्क इफेक्ट्स मजबूत हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ग्रोथ का आउटलुक वो क्विक कॉमर्स की वजह से स्ट्रांग है, जबकि फूड डिलीवरी अब मैच्योर हो रहा है। सबसे बड़ा रिस्क यही तगड़ा कंपटीशन है जो मार्जिन पर हमेशा दबाव डालेगा। तो आखिर में ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से मैनेजमेंट के लॉन्ग टर्म विजन पर एक दाव है कि क्या वो क्विक कॉमर्स को प्रॉफिटेबल बना पाएंगे। तो देखिए, इटर्नल ने एक पावरफुल मल्टी इंजन प्लेटफॉर्म तो खड़ा कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भारत के इस हाइपर कॉम्पिटिटिव बाजार में सवाल ये है कि क्या वो इसे एक टिकाऊ और मुनाफे वाले प्लेटफॉर्म में बदल पाएंगे? यही वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब इस इन्वेस्टमेंट की कहानी लिखेगा।